students, in this video we'll study sample question paper of grade 12 biology for the session 2024-2025. The question paper is of 70 marks and the time duration is 3 hours. So let's start with the content. Here are some instructions to candidates. First, all questions are compulsory. सारे के सारे questions करने हैं. The question paper has 5 sections and 33 questions. Section A, Section B, Section C, Section D and Section E. Total 5 sections है. In section A, 16 questions are there of 1 marks each. In section B, 5 questions are there of 2 marks each. In section C, 7 questions of 3 marks each. And in section D, 2 case-based questions of 4 marks each. And in section E, there are total 3 questions of 5 marks each. There is no overall choice. However, internal choices have been provided in some questions. कुछ questions में choices दी गई हैं. A student has to attempt only one of the alternatives in such question. उन questions में जिसमें choices दी गई हैं सिर्फ एक question को attempt करना है. And wherever necessary, neat and properly labeled diagrams should be drawn. जहाँ पे necessary है, required है, वहाँ पे आपका well labeled diagram होना चाहिए. तो start करते हैं section A से. Section A. Question number 1 to 12 are multiple choice questions. Only one of the choice is correct. आपका 1 से 12 तक के क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दिए गए. उन 4 में से आपको एक को सेलेक्ट करना है, करेक्ट वन को. सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट चॉइस एज वेल एज द आंसर टू दीज क्वेश्चन. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन इन ह्यूमन फीमेल ओरिजिनेट फ्रॉम. जो पार्चुरेशन के लिए सिग्नल ओरिजिनेट होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है. तो पहले हम ये समझते हैं कि पार्चुरेशन होता क्या है. द एक्सपल्शन ऑफ फुल टर्म फीटस. जो पूरी तरह से डेवलप्ड फीटस है, बेबी है मदर के यूट्रस में, उसका बाहर निकलना, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं डिलीवरी, इज नोन एज पार्चुरेशन. तो वो आपका किससे स्टार्ट होता है? ऑप्शंस को रीड करते हैं. फुली डेवलप्ड फीटस से सिर्फ, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप फीटस से, प्लेसेंटा से सिर्फ, या ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. तो पार्चुरेशन के जो सिग्नल है ह्यूमन फीमेल में, हमें इनका बताना है कि ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप फीटस. प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप फीटस से सिग्नल स्टार्ट होते हैं. सो हियर इज द आंसर. रेड कलर से हाईलाइटेड है बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप fetus. इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं. The stimulus for the initiation of parturition is initiated by the placenta and fully developed fetus itself. Towards the end of the gestation period, जो पूरा 9 month का टाइम पीरियड होता है जिसमें कि बेबी डेवलप होता है, there is an increased secretion of ACTH from the anterior pituitary gland of the fetus. जो fetus है, जो मदर के वॉम्ब में डेवलपिंग fetus है, सपोज ये बेबी है, मदर के फीटस में डेवलप हो रहा है. यहाँ पे बना देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक लाइक दिस. यूट्रस. यहाँ पे जो बेबी डेवलप हो रहा है अटैच्ड है प्लेसेंटा से. इस फीटस में, ये फीटस के जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन्स होते हैं दूसरे हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो फीटस से ये जो बेबी डेवलप हुआ, इसकी पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ACTH. और ये ACTH फीटल के एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है. फीटस का एड्रिनल ग्लैंड होगा जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगा, और वो वहां से जो सिक्रीट होगा उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल. और ये कॉर्टिसोल इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के ब्लड में एंटर करेगा, और मदर के ब्लड से होते हुए ये मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचेगा और वहां से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा. तो क्या प्रोसेस था कि जो डेवलपिंग फीटस है उसके एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? ACTH. उस फीटल के एड्रिनल ग्लैंड पे ACTH वर्क करेगा और एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा. ये कॉर्टिसोल मैटरनल ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू और मैटरनल की पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा जहां से कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रस की वॉल के. नेक्स्ट क्वेश्चन. To produce 1600 seeds, the number of meiotic divisions required will be 1600. हमें seeds को produce करने के लिए कितने meiotic division की requirement है? So see, for
the production of 1600 seeds, we need 1600 pollens, and for the production of 1600 pollens, we need how many microspore mother cells? So we have to divide 1600 by 4, because we know each microspore mother cell give rise to 4 microspore. एक से आपके 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से. 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल. सो तो कितने मेयोटिक डिवीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है? 1600 डिवाइडेड बाय 4. तो 400 मेयोटिक डिवीजन जो रिक्वायर्ड है वो पोलेंस बनाएंगे. एंड ये 1600 पोलेंस जो है वो फर्टिलाइज करते हैं 1600 एग सेल से. और एक एग सेल जो बनता है वो मेगास्पोर मदर सेल से बनता है. मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल में मेयोटिक डिवीजन होता है. मेयोटिक डिवीजन से 4 मेगास्पोर बनते हैं. मेयोटिक डिवीजन से हाँ कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे. 1 2 3 4. और 4 में से जो 3 होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं. सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा. सब डीजेनरेट हो जाएंगे और एक ही एग्जिस्ट करेगा. तो 1600 एग को बनाने के लिए मेगा स्पोर्स में जो डिवीजन होंगे वो 1600 ही होंगे. तो एग सेल को बनाने के लिए जो मेयोटिक डिवीजन हुए वो कितने हुए? 1600 हुए. पोलेंस को बनाने के लिए जो डिवीजन हुए वो 400 हुए. तो टोटल कितने हो गए? ये 1600 जो एग सेल बनाएंगे, ये 400 जो कि पोलेंस बनाएंगे. तो 1600 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 2000. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2000. लेट्स चेक द आंसर हियर. 2000 आपके मेयोटिक डिवीजन होंगे, तब जाके आपके 1600 सीड्स फॉर्म होंगे. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. A sample of normal double-stranded DNA was found to have thymine content of 27%. What will be the expected portion of guanine in this strand? Guanine का हमें portion बताना है. According to Chargaff rule, we already know that amount of adenine is equals to amount of thymine, and amount of thymine is also equals to amount of adenine. Same as here, guanine, amount of guanine is equals to amount of cytosine, and total is 100%. So here A plus T plus G plus C is equals to 100%. So now putting the value of A and T, as the amount of A and T both are equal, so amount of A is also 27%, amount of thymine is also 27%, amount of G we don't know, amount of C we don't know, but in place of C I am writing G, as we know the amount of guanine is equals to amount of cytosine is equals to 100%. So 27 and 27, 54%, and here 2G is equals to 100. So 2G is equals to 100 minus 54. साइड में इसको कंटिन्यू करते हैं. So 2G is equals to 6 9 46. So G is equals to 46 upon 2. So G is equals to 23%. So correct option is 23%. The amount of guanine and cytosine is 23% each. So here is the correct answer, 23%. Next question. Observe the schematic diagram that depicts a small section of nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड का थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पे दिया गया डायग्राम में. द बेसिस इन द टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट आर शोन बाय डार्क लाइंस. ये जो डार्क लाइंस दी हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन 5' to 3' डायरेक्शन. आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है. बहुत ही ईजी है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. आप देखिएगा OH यहाँ पे दिया गया है. OH, तो OH जो होता है वो OH होता है 3' एंड पे. तो हम इसको लेबल कर लेते हैं. हेयर इट इज 3' एंड, एंड हेयर इट इज ऑल्सो 3'. अपोजिट एंड क्या हो जाएंगे? 5' एंड हेयर इट इज 5'. As you can see, there are hydrogen bonds, and 3 hydrogen bonds are present in between guanine and cytosine, and 2 are present in between adenine and thymine. तो यहाँ पे 3 प्रेजेंट है.
तो इन दोनों में से जो ये दो बने हैं आपके ये नाइट्रोजनस बेसिस, इन दोनों में से एक साइटोसिन होगा और एक ग्वानिन होगा। सेम हियर, एक साइटोसिन, एक ग्वानिन और बीच में है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3 दिए गए। तो अब ये पता लगाना है विच वन इज साइटोसिन, विच वन इज ग्वानिन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, इनको हमने 2 कैटेगरीज में सेपरेट किया है। वन इज प्यूरिन, अनदर वन इज पिरिमिडिन। ये जो हमने सेपरेट किया है 2 कैटेगरी में, वो इस बेसिस पे किया है कि प्यूरिन में जो नाइट्रोजनस कंटेनिंग रिंग होती हैं वो 2 प्रेजेंट होती हैं और पिरिमिडिन में सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है बेसिस में। तो प्यूरिन में आते हैं A एंड G, पिरिमिडिन में आते हैं C एंड T और आरएनए के केस में यूरेसिल भी होता है। तो अब आप रिंग्स को देखिए, यहाँ पे रिंग्स ऑलरेडी ड्रॉन है, सिंगल रिंग है। पहले तो हमें ये पता लग गया कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो किसके बीच में होते हैं, साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में होते हैं। सिंगल रिंग होगी तो वो क्या होगा, पिरिमिडिन होगा। पिरिमिडिन में क्या होगा, साइटोसिन होता है। तो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये साइटोसिन है। और 2 रिंग है तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, ग्वानिन है। यहाँ पे डबल रिंग है तो ये ग्वानिन हो गया, ये साइटोसिन हो गया। सेम मैनर में अगर आप नीचे चलते हैं हम, तो यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, मतलब कि एडेनिन और थायमिन के बीच में। तो सिमिलरली सिंगल है तो थायमिन, डबल है तो एडेनिन, डबल है तो एडेनिन, सिंगल है तो थायमिन। अब हमें किस डायरेक्शन में लिखना था, जो आंसर है 5' to 3' डायरेक्शन। तो हम 5' से स्टार्ट करते हैं। तो 5' के एंड पे क्या है, इस जगह पे C है, देन G है, देन T है एंड देन A है। तो CGTA इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स चेक द आंसर, CGTA। CGTA करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, वहां पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक ऑप्शन में है जिनको आई साइट की प्रॉब्लम है। तो E. coli has 4.6 into 10 to power 6 base pair and completes the process of replication in 18 minutes। 18 मिनट में ये पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। E. coli का जो डीएनए है जिसमें कि 4.6 into 10 to power 6 बेस पेयर है। ठीक, तो पूछा क्या गया है कि then the average rate of polymerization is approximately, average rate of polymerization क्या होगा। तो आपका यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज लाइक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें पता है कि अब रेट पूछा गया, रेट मतलब किस स्पीड से पॉलीमराइजेशन हो रहा है, सेकंड्स में निकालना है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4.6 इंटू 10 to power 6 पर सेकेंड। ऑप्शंस में देखिए हर जगह सेकंड पे दिया गया है, तो हमें सेकंड में निकालना है। तो 18 मिनट्स को हम सेकंड्स में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन 1 मिनट टोटल 60 सेकेंड्स। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 60। तो सेकेंड्स हो गया, ये बेस पेयर हो गया, बेस पेयर। बेस पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.6 इंटू 10 to power 6 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 16, 60 करेंगे तो आपका आएगा 1080 सेकेंड्स। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4.6 इंटू 10 to power 6 divided by approximately we get 4259.259. I have calculated by using the calculator, so it comes approximately 4000 base pair per second. तो approx value हम लगाएंगे 4000 base pair per second। आप लोग का ICSE बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है या अदरवाइज आप कैलकुलेट करिएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे है B1, 4000 base pair। Moving to next question, question number 5. Suresh and Rajesh have defective hemoglobin due to genetic disorder. Genetic disorder की वजह से दोनों के पास जो भी है हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है। इन सुरेश द प्रॉब्लम इज क्वालिटेटिव। सुरेश में जो प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन की, वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है एंड इज हैविंग इनकरेक्टली फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ग्लोबिन मॉलिक्यूल सही से फंक्शन कर रहा है। बट राजेश के केस में क्या है, प्रॉब्लम जो है वो
क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है एज ही is having very few globin molecules. Identify the disorder they are suffering from. तो जो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सिलेबस में कंटेंट है, हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है, वो सारे के सारे कैसे डिसऑर्डर हैं, रेसेसिव डिसऑर्डर हैं। तो पहले तो आपको रेसेसिव वाले ऑप्शंस को चेक करना है कौन कौन से में रेसेसिव दिया गया है। तो देखिएगा रेसेसिव किस में दिया गया है, डोमिनेंट नहीं, डोमिनेंट वालों को तो हटा ही देंगे हम। रेसेसिव जो दिया गया है वो इस यहाँ पे दिया है, ये दिया गया है, अगेन डोमिनेंट दिया गया है, रेसेसिव और किसी में नहीं दिया गया। फिर हम सिकल सेल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और थैलेसीमिया एक डिजीज है उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सिकल सेल के बारे में देखिएगा। सिकल सेल के केस में क्या होता है, जो आरबीसीज होती हैं उनका जो शेप होता है वो सिकल शेप का हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा चेन जो होती है, हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं, बीच में आयरन का पिगमेंट होता है, और 2 एक जैसी चेन होती हैं जिसको हम लोग अल्फा चेन बोलते हैं। तो बीटा चेन में डिफेक्ट हो जाता है, उसके जो बीटा चेन के 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, वहां पे वेलिन आ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, और नॉर्मल में ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। आरबीसी जो होती है शिकल शेप की हो जाती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो 6 पोजीशन पे होता है बीटा चेन के ग्लूटामिक एसिड होता है, बट जो डिफेक्टिव होता है एस हीमोग्लोबिन जिसको बोलेंगे, ग्लूटामिक एसिड की प्लेस पे 6 पोजीशन पे वेलिन आ जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज हैं एग्रीगेट हो जाती हैं ब्लड कैपिलरीज में। तो ये क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। और थैलेसीमिया की केस में क्या होता है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, इसमें भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है, रीडिंग में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लोबिन चेन होती हैं वो इनसॉल्युबल हो जाती हैं और आरबीसी के अंदर इकट्ठा होती हैं, और इकट्ठा होने की वजह से, प्रेसिपिटेट होने की वजह से ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है इसको डिस्टॉर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से आरबीसी क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं और आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। तो जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव है। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो जो सुरेश है उसको सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, और जो राजेश है वो थैलेसीमिया से सफर कर रहा है, ऑटोसोमल रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वर्ड पे आप बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। क्वालिटेटिव किस में है आपका, सिकल सेल के केस में, और क्वांटिटेटिव किस में, थैलेसीमिया में। नेक्स्ट आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in E. coli the lactoperon gets switched on when lactose is. lactoperon switch on कब होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है, या किस तरह से काम करता है। तो पहले हमें तो ये समझना है कि ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन जो होता है वो सेट ऑफ जीन होता है, सेट ऑफ जीन्स जो कि एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। तो उस सेट ऑफ जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। तो हम लोगों के सिलेबस में जो है वो लैकोपेरॉन है। ई कोलाई को जब लैक्टोज को डाइजेस्ट करना होता है तो वहां पे सेट ऑफ जीन्स रोल प्ले करते हैं जो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो जब ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके आसपास जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी तो वो जीन एक्सप्रेस होंगे। अगर लैक्टोज हमने उसको खाने में दिया ही नहीं है तो क्यों वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बनाएगा और अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं लैक्टोजोपेरॉन को। सी, जो ये आपका लैक्टोजोपेरॉन में प्रमोटर दिया गया है, बीच में इनहिबिटर इंड्यूसर जीन है, और यहाँ पे ऑपरेटर जीन है, और 3 जीन्स प्रेजेंट है Z, Y एंड A। ये आपका पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। सो कंटिन्यूअसली जो आपका इंड्यूसर या इनहिबिटर मॉलिक्यूल है ये एक्सप्रेस ट्रांसलेट होता है और रिप्रेशर एमआरएनए बनाता है। रिप्रेशर एमआरएनए के बाद रिप्रेशर प्रोटीन बनता है जो कि ऑपरेटर रीजन से परमानेंटली बाइंड होता है। ये देखिए ऑपरेटर रीजन से परमानेंटली बाइंड है, और हमें पता है प्रोमोटर रीजन पे कौन आके बाइंड करता है। लेटर ऑन इस प्रोमोटर रीजन पे जो बाइंड करता है वो आरएनए पॉलीमरेज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और आगे स्लाइड डाउन करेगा, तभी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। बट क्योंकि ये जो रिप्रेशर मॉलिक्यूल है वो इस ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर रहा है, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज मैंने रेड कलर से ये शो करा है, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे स्लाइड डाउन नहीं हो पाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, तो ये ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेशन नहीं होगा। बट अगर जब साइटोप्लाज्म या ई कोलाई जहाँ पे प्रेजेंट है वहां पे लैक्टोज प्रेजेंट है,
अगर लैक्टोज है तो ये रिप्रेशर प्रोटीन इस जगह पे ना बाइंड करने की बजाय किससे बाइंड कर देता है, इस लैक्टोज से बाइंड हो गया, यहाँ पे इंड्यूसर लिखा है इट इज लैक्टोज। अब इससे बाइंड हो गया तो ये वाली साइड खाली हो गई, एम्प्टी हो गई। और इस प्रोमोटर रीजन पे कौन बाइंड था, पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड है, और ये पॉलीमरेज एंजाइम इजिली स्लाइड डाउन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद फर्दर एंजाइम फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे एक बार इलेबोरेट डायग्राम से देखते हैं। सी रिप्रेशर एमआरएनए है, इससे प्रोटीन बना जिसको रिप्रेशर या इनहिबिटर प्रोटीन बोला। ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड है जिसकी वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज आगे स्लाइड डाउन नहीं हो पा रहा है और मूवमेंट ब्लॉक हो गया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टॉप। जब आपका इंड्यूसर मतलब कि लैक्टोज प्रेजेंट है, ये रिप्रेशर प्रोटीन किससे बाइंड हो गया, लैक्टोज से बाइंड हो गया। ऑपरेटर यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैकेंट है, खाली है, एमआरएनए बनना स्टार्ट हो गया क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आगे स्लाइड डाउन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया, पूछा गया था E. coli in E. coli lactoperon gets switched on when lactose is present in the medium and it's bind to the repressor से bind होगा तभी RNA polymerase आगे shift हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following feature shows the mechanism of sex determination in honeybee? honeybee में sex determination कैसे होता है, पहले तो हम उसको स्टडी करें। हनी बी में जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं फीमेल वाले में 32 क्रोमोसोम होते हैं, दैट मीन 16 पेयर इज इक्वल्स टू 32 क्रोमोसोम। मेल में कितने होते हैं, 16 होते हैं, ओनली 16 क्रोमोसोम, नॉट पेयर। तो इन हनी बीज द नंबर ऑफ या सेट ऑफ क्रोमोसोम विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ हनी बी। तो हम इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं मेल हनी बी को 16 क्रोमोसोम, फीमेल हनी बी में 32 क्रोमोसोम, पेरेंट गैमीट्स बनेंगे, इसमें माइटोसिस डिविजन से गैमीट बनेंगे, सब में 16 होंगे क्रोमोसोम, इसमें मियोसिस डिविजन से गैमीट्स बनेंगे, मियोसिस क्योंकि हाफ हाफ होगा, पेयरिंग को हाफ करना है 16। फिर क्रॉसिंग हुई, क्रॉस होने के बाद F1 जनरेशन मिली, जो एग फर्टिलाइज कर जाएंगे, ये फर्टिलाइज करके फिर से कितने हो गए 32, वो सब फीमेल हनी बी में डेवलप होंगे, सबके सब फीमेल हनी बी में डेवलप होंगे। और जो एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होंगे वो सब मेल हनी बी में डेवलप होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, ड्रोन्स। अब फीमेल के भी केस में डबल, फीमेल्स में जो लार्वा रॉयल जेली पे फीड होंगी, रॉयल जेली को फीड करेंगी, वो क्वीन में डेवलप होगी, क्वीन बी में। और जो बीज ब्रेड को फीड करेंगे, बीज ब्रेड को, वो आपका डेवलप होंगे वर्कर बी में। ये होता है सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। तो हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शोज द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। तो हमें सारे ऑप्शंस को, सारे स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा। एंड ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म, स्पर्म एंड एग से जो बनते हैं वो फीमेल बनते हैं। हाँ, अभी स्टडी करा, फीमेल होंगे, तो फर्स्ट वन तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड को रीड करते हैं, मेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द, हाँ मेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, सेकंड भी ठीक है। नेक्स्ट, द मेल्स आर हैप्लॉइड हैविंग 32, हैप्लॉइड तो होते हैं लेकिन 16 होते हैं, तो ये वाला आपका गलत है, हैप्लॉइड तो है बट 16 होते हैं, गलत है। ऑल वर्कर एंड मेल्स आर डिप्लॉइड, नहीं, वर्कर्स आपके 32 होते हैं, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following diagram shows a fragment of DNA which is going to be transcribed the upper strand with polarity 3-5 strand in the template strand। ये आपका सीक्वेंस दिया गया, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन mRNA बताना है। तो हमें पता है mRNA हमेशा जो फॉर्म होता है वो 5-3 डायरेक्शन में होता है और थायमिन के प्लेस में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो इस वाले स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, जो रीड होता है टेम्पलेट, और जो जिसका जस्ट कॉपी बनता है वो कौन सा होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। ये वाला कौन सा होता है, नॉन कोडिंग होता है। तो आप किसी भी अगर इसको रीड करना चाहेंगे 3-5 जो आपका लिखा हुआ है वो ATGCC है, तो ये वाला अगर रीड हो रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट बनेगा। ए के प्लेस पे क्या आएगा आपका
ए के प्लेस पे टी आना चाहिए, बट एमआरएनए में यूरेसिल होता है, टी के प्लेस पे ए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की सी जी जी। तो ये 5 डैश हो गया और ये 3 डैश हो गया, तो आंसर इज UAACGG, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इडली डोसा डो rises due to production of which gas, वहां पे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ Saccharomyces cerevisiae yeast, so answer B. नेक्स्ट, एडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है इवोल्यूशन के टाइम पे, बिकॉज ऑफ एनी रीजन का अगर कोई एरिया है ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से मल्टीपल एरिया में डिवाइड हो गया, तो जहाँ पे जो स्पीसीज है यहाँ पे जो स्पीसीज सेपरेट हो गई और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये स्पीसीज डिफरेंट हो जाती हैं, आगे जाके स्पेसिएशन हो जाता है, तो वेराइटी में डेवलप हो जाती हैं। तो एक ही ओरिजिन से, एक ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से, एक ही ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल स्पीसीज लेटर ऑन एवोल्यूशन के टाइम पे बनती हैं, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये स्पीसीज अलग हो गई, इस चीज को बोलते हैं एडेप्टिव वेरिएशन। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एडाप्टेशन इन दैट चेंजिंग एनवायरनमेंट। इन चेंजिंग एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए स्पीसीज क्या करती हैं? चेंज हो जाती हैं। तो अब इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को स्टडी करना है, लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग द स्पीसीज, नहीं, कॉम्पिटिशन होगा सेम स्पीसीज के होगा, वो तो डिफरेंट हो गई। डिक्रीज स्पेसिएशन रेट, नहीं, इस एडेप्टेशन से तो स्पेसिएशन बढ़ता है, नई स्पीसीज बढ़ती हैं। लिमिटेड मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नहीं, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब कि रेडिएशन से क्या है, डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, रेडिएट तो कर रही है ना। तो थर्ड वन है रैपिड डाइवर्जेंस, हाँ बहुत तरह से डाइवर्जेंस होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल नंबर ऑफ उसमें डेवलपमेंट आता है और एक से ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज ओरिजिनेट होंगी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो रैपिड डाइवर्जन ऑफ ट्रेड्स अमंग पॉपुलेशन इनहैबिटिंग इन ज्योग्राफी, हाँ ये वाला थर्ड वन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि रैपिड डाइवर्जेंस हो जाएगा ट्रेड्स का, ट्रेड सिफर कर जाएंगे पॉपुलेशन में जो कि आपका गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इको R1 कट्स द DNA फ्रेगमेंट स्पेसेस G एंड A ओनली। G और A के बीच में ही सीक्वेंस में कट करते हैं और ये सीक्वेंस दिया गया है GAATTC, तो ये आपका इस जगह पे कट लगाएगा। तो ये नेक्स्ट आगे, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द रिजल्टेंट स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि एक इधर कट लगा रहा है, देखिएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है आपका, एक में लिखा है GAATTC, तो इसमें भी क्या होगा GAATTC। एक कट आपका इसमें लगा है G और A के अपर स्ट्रैंड में, दूसरा इस जगह पे लगा है, तो एक स्ट्रैंड जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस पैनर में होगा, दूसरा स्ट्रैंड जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस मैनर में प्रोड्यूस होगा। तो ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे। तो कितने आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं स्ट्रैंड में, स्टिकी एंड्स में कट लगे हैं, एक इधर न्यूक्लियोटाइड है और नेक्स्ट वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 and 5 वेक्टर डीएनए में एंड 5 and 1 किस में होंगे, फॉरेन डीएनए में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 and 5 5 and 1, क्योंकि तभी वो एड ऑन हो पाएंगे, अटैच हो पाएंगे, लाइगेट हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली हुई है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं या माइक्रोबियल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें माइक्रोब जो भी इफ्लुएंट में वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको यूज करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन इफ्लुएंट अकर ड्यू टू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है, माइक्रोबियल मास होता है जो एंटेंगल्ड कर जाता है फंगल फिलामेंट के साथ। फंगल फिलामेंट की भी ग्रोथ होती है, माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो रही होती है, तो उसको हम लोग फ्लॉक्स बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करेंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करेंगे तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से उस वेस्ट में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, वो रिड्यूस होगी। तो देयर इज अ रिडक्शन इन द बीओडी भी हम लोगों ने उस वीडियो में स्टडी किया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो होती है जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, माइक्रोब्स को उस ऑर्गेनिक कंटेंट को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। ऑक्सीजन की डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि उस वेस्ट को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो वेस्ट ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, अगर वेस्ट कम हो गया तो बीओडी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज रिडक्शन इन बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13 to 16 consists of two statements, one is assertion, another one is reason. Answer these questions selecting the appropriate option given below. बोथ ए ऑप्शन कब करना है मार्क, ए और आर दोनों ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी कब मार्क करना है, ए एंड ट्रू ट्रू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, ए ट्रू है आर फॉल्स है, ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को।
सेल्स ऑफ टेपिटम हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, यस। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये अपने एंथर का डायग्राम था, कुछ इस तरह से बना है। ये बीच में पॉलेंस भरे होते हैं, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट इज नोन एज एपिडर्मिस, देन मिडिल लेयर्स, फिर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड इनर मोस्ट टेपिटम। तो टेपिटम जो रोल प्ले करती है वो नरिश करती है, डेवलपिंग नरिशमेंट का काम करती है पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए किसके? पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। दे अंडरगो मियोसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, नो। सिर्फ माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही मियोटिक डिवीजन होता है, बाकी किसी में नहीं होता, तो मियोसिस तो नहीं होता है, तो रीजन तो फॉल्स है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ये 2 पर्पस को सर्व करते हैं। यस, 2 पर्पस को करते हैं। एक तो डीएनए में रोल प्ले करते हैं और दूसरा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी। सो रीजन दिया गया, दे एक्ट एज अ प्रूफ रीडर्स एंड प्रोवाइड एनर्जी, नो। प्रूफ एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट प्रूफ रीडर्स नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, assertion floating covers placed over the slurry in biogas plant का। बायोगैस प्लांट में फ्लोटिंग कवर्स होते हैं, बिल्कुल टाइट कवर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वो किस लिए नहीं होते हैं? रीजन को रीड, दिस कवर कीप्स ऑन राइजिंग, ये कवर धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करता है ड्यू टू द गैस प्रोड्यूस्ड इन द टैंक, क्योंकि गैस वहां पे प्रोड्यूस हो रही है। अगर ये राइज नहीं करेगा, गैस इतनी ज्यादा होगी, एक टाइम पर वो ब्लास्ट होने के चांसेस भी हैं। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड are true and R is the correct explanation. Next question, question number 16. DNA fragments can be isolated by gel electrophoresis on the basis of their size. Yes, gel electrophoresis वो टेक्निक होती है जिसमें कि हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को रन करवाते हैं जेल में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है अपने मॉलिकुलर साइज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो सबसे लाइटर वन सबसे आगे मूव करता है। तो रीजन को हम लोग रीड, द लार्जर द फ्रेगमेंट द फास्टर इट मूव, नो, स्लोअर इट मूव्स, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट फास्टर इट मूव। तो असर्शन आपका ट्रू है, रीजन फॉल्स है। C is true and R is false। तो सेक्शन A इस वीडियो में, बाकी के सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में।